गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। और आज के सेशन में हम वही 1 घंटे में काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। स्पीड अपनी मीडियम रखेंगे ताकि हर एक क्वेश्चन में आपको समझ में भी आ जाए और अपन ज़्यादा टाइम भी ना ले। तो 1 आवर इनफ है इनको कवर करवाने के लिए और सब लोगों को आंसर करना है। थोड़ा सा आपका जो आंसर रहता है वो मेरे पास लेट पहुँचता है, पर फिर भी आपको आंसर करना है। पिछली अपनी क्लास की तरह इस क्लास में भी आपको क्लास एंड होने के बाद में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो नीचे लिखने हैं। लास्ट क्लास से कंपेयर भी करना है कि आप कितने अच्छे लेवल पे हो। तो अपना आज की क्लास चालू कर देते हैं। थोड़ा सा मैं बीच बीच में पानी का ब्रेक ले सकती हूँ क्योंकि मेरा गला खराब है। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने भी लोगों के गुड मॉर्निंग आ रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? राधे राधे वालों को राधे राधे, और जो लोग जय हिंद बोल रहे हैं उनको तो क्या ही कहने, जय हिंद आप सब लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन, रटने वाला क्वेश्चन है। कुल मिला के बात ये है, तो इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, फटाफट आंसर करना है। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? या तो आपसे अस्थियां पूछा जाता है या आपसे क्या पूछा जाता है? मांसपेशियां पूछा जाता है। अस्थियां अस्थियां अपन लोगों ने भयंकर ही रट रखी है। अब ये मांसपेशी वाला रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने अपनी क्लासेस में कभी ऐड नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज की क्लास में इसको ऐड कर देते ताकि अपना जो ब्रेन होता है ना वो इसी तरीके से काम करता है। जो क्वेश्चन सामने आता है वो क्वेश्चन अपने को याद रहता है। तो अपने में कितनी मांसपेशियां होती है? जिनका 639 है उनका सबका सही है। कुछ लोगों को अलग बुक में आप ऐसा ले सकते हो कि कहीं पे लिखा हुआ मिल जाता है कि 600 से ज्यादा है, कहीं पे आपको 630 भी मिल जाएगा, लेकिन आपको जो डाटा याद रखना है वो 639 ही याद रखना है। यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनते हैं आपके मांसपेशी से। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी, और सेकंड क्वेश्चन बनता है शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी। तो इन दोनों में से आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर कर देना है ताकि मैं देखूं कि कितने लोगों को आ रहा है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके सामने, ये चीज आई नहीं है, तो इस क्वेश्चन को लिखने का रीजन यही है कि कितने लोगों को पहले से पता है। यानी एक तो ऑप्शन में देख के अपन बता रहे हैं किसका। अरे भगवान, चलो बता दो फटाफट। हाँ, एक जने ने बिल्कुल सही आंसर किया है। सबसे बड़ी आपकी कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस। आपको इसका नाम याद रखना है। मैक्सिमस नाम में ही आपको क्या बता रहा है कि ये बड़ी है, तो ग्लूटियस आपको याद रखना है ना। एक सबसे छोटी कौन सी होती है? सबसे, अगर अपन कान में बात करें तो स्टेपीज सबसे छोटी आपके अस्थि पाई जाती है, और उसके साथ में जो रिलेटेड मांसपेशी होती है वो सबसे छोटी होती है। उसका नाम नहीं आया भाई। फीमर हड्डी है ये जो आप बोल रहे हो, है ना। मैं इसकी बात कर रही हूँ सबसे छोटी की, नहीं। स्टेपीज, हाँ, एक ने बिल्कुल सही लिखा है। स्टेपीज जो है वो क्या है? आपकी छोटी मांसपेशी है। इस नाम को थोड़ा सा चेंज करके भी आपको मिल सकता है। स्टेपीडियस भी मिल सकता है, स्टेपीज सीधा सीधा भी मिल सकता है। तो आपको चेंज करके मिल जाए या सीधा सीधा मिल जाए, आपको आंसर कर देना है। बहुत सिंपल। ये आपको 3 क्वेश्चन, मैं कहूँ अगर मांसपेशी में से कोई से क्वेश्चन बनेंगे ना तो इन तीनों से बाहर नहीं जाएंगे। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। लगभग लोगों को नहीं पता थी, तो आपको ये चीज याद कर लेनी है ना। चलो आगे चलते हैं। किसे भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। यानी इन फ्यूचर अपन किस मेटल का सबसे ज्यादा यूज करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे चारों ही आपको बताऊंगी, लेकिन अपना जो आंसर है वो आंसर कौन सा चला जाएगा? टाइटेनियम चला जाएगा। कौन सा? टाइटेनियम। अब अपन सोचते हैं कि अपन टाइटेनियम का यूज तो कम कर रहे हैं, लेकिन टाइटेनियम को भविष्य की धातु क्यों माना जाता है? देखो उसके पीछे रीजन क्या है। एक तो ये बहुत ज्यादा क्या है? मजबूत है। आप ऐसा मान लो कि ये स्टील से भी ज्यादा क्या मानी जाती है? मजबूत मानी जाती है। सेकंड, ये कैसी होती है? हल्की होती है, यानी इसका वजन इतना ज्यादा नहीं होता है। इसकी वजह से अगर अपन कोई चीज बना रहे हैं तो अपन यही चाहते हैं कि वो मजबूत भी हो और उसका वजन भी कम हो, तो अपन टाइटेनियम का यूज करना चाहते हैं। लेकिन अभी टाइटेनियम के अपने पास उतने स्रोत नहीं है, अभी ये बहुत ज्यादा महंगी भी है, तो अपन इसका यूज कम कर रहे हैं। तो अपन क्या बोलते हैं? भविष्य में इसका यूज ज्यादा हो सकता है, तो ये भविष्य की धातु है। हाइड्रोजन, कई लोग आंसर कर सकते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य की धातु के बजाय क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन। यहाँ पे ये ऑप्शन देने का रीजन ही यही है कि आपको दोनों चीजों के अंदर अंतर पता चले कि भविष्य का ईंधन क्या है, भविष्य की धातु क्या है। टाइटेनियम है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का आपको कैलोरी मान भी पूछा जाता है, आपकी इसकी एनर्जी भी पूछी जाती है, तो ये आपके इसकी एनर्जी होगी। सबसे ज्यादा ऊर्जा मान किसका पाया जाता है? ईंधन में सर्वाधिक ऊर्जा मान आपके हाइड्रोजन का पाया जाता है सारे ईंधनों में, इसीलिए इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ये पोल्यूशन भी नहीं करता है ना। आगे प्लेटिनम, प्लेटिनम को अपन लोग क्या बोलते हैं? प्लेटिनम को बोला जाता है सफेद सोना, या फिर इसको क्या बोला जाता है? व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। अगर आप देखो ये तो ये भयंकर अक्रियाशील होता है प्लेटिनम। आपको पता है आजकल एंगेजमेंट रिंग में प्लेटिनम यूज कर रहे हैं। उसको यूज करने के पीछे रीजन क्या है? इस पे जंग नहीं आती। आप 24 घंटे 24 साल अपनी पूरी जिंदगी पहने में रख सकते हो अगर अंगुली का साइज सेम है तो, क्योंकि इस पे जंग बिल्कुल नहीं आता। यूरेनियम आपको पता है कहां पे यूज करते हैं? नाभिकीय भट्टी में एनर्जी के लिए यूरेनियम का क्या करते हैं? यूज। काफी सारे क्वेश्चन हो गए। हर एक क्वेश्चन आपके जीडी एग्जाम में या तो आया हुआ है या जीडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस बोर्ड को देखोगे ना आप, तो आपको ये चीज पता चलेगी। हाइड्रोजन एग्जाम में आया हुआ है, यूरेनियम एग्जाम में आया हुआ है, सफेद सोना किसे कहते हैं आया हुआ है। एक चीज अपन ने एक्स्ट्रा यहाँ पे कर लिया है ना। चलो आगे चलते हैं। डायलिसिस का प्रयोग किसके इलाज में होता है? जिनका भी गुड मॉर्निंग आ रहा है सबको गुड मॉर्निंग। एक बार अपन को क्लास को जो है शेयर कर देना है ना। चलो
डायलिसिस का प्रयोग टेस्टिस के इलाज में होता है। अब देखो डायलिसिस बेसिकली एक इलाज तो आप इसको बोल सकते हो, या फिर मैं कहूँगी नहीं भी बोल सकते हो, या आपको थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए जिंदा रख सकती है, 5-6 साल मान लो, अगर आप मैक्सिमम मान रहे हो कि कोई बहुत बढ़िया कर रहा है तब। बाकी आपको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती ही है। डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ डायलिसिस का मतलब क्या होता है, रक्त को छानना। क्या मतलब होता है? रक्त को छानना, या रक्त को छानने की जो प्रक्रिया है ना, बॉडी के बाहर रक्त को छानना, वो क्या है? आपका डायलिसिस है। अब रक्त को छानने का काम बॉडी के अंदर कौन कर रहा है? बॉडी के अंदर कौन कर रहा है? गुर्दे, अपने गुर्दे कर रहे हैं। अगर किडनी खराब हो गई तो रक्त छनेगा नहीं, अपन को क्या करना पड़ेगा? रक्त को बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, फिर उसको छानना पड़ेगा। तो वहां पे कौन सी प्रोसेस होती है? डायलिसिस प्रोसेस। कई बार अगर आपको ऐसा हो कि कई बार क्वेश्चन को ना घुमा दिया जाता है, आपसे ये पूछा जाता है कि डायलिसिस में कौन से उत्सर्जी पदार्थों को अलग किया जाता है, तो बाकी सब ऑर्गन तो बढ़िया काम कर रहे हैं ना, एक अपन सिर्फ किसको अलग नहीं कर पा रहे हैं? नाइट्रोजन को अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो डायलिसिस किस में काम आता है? नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ को अलग करने में, पदार्थ को अलग करने में। ये चीज आप लोगों को याद ही रखनी है, आप इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपन चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का यूज किया जाता है? काफी सारी मिश्र धातुएं आपके सामने हैं, इसमें से आप चुंबक में कौन सी यूज करोगे, और चुंबक भी कौन सी परमानेंट चुंबक जो अपन जिसको बोलते हैं उसमें किसका यूज किया जाता है? फटाफट बता दो, है ना, आराम से। मुझे ऐसा लगता है आज लगभग लोगों के क्वेश्चन सही जा रहे हैं, आप जो है बहुत बढ़िया कर रहे हो ना। चलो, चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु है? अगर यहाँ पे अपन देखें, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, आपको शायद इसमें दिख गया होगा इसके अंदर ही नाम, ये मिश्र धातु है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की। अगर आप स्टेनलेस स्टील की बात करो तो Fe, क्रोमियम एंड निकल। ड्यूरालियम की बात करो तो ये एल्यूमिनियम के साथ अदर चीजें मिला के एल्यूमिनियम की क्या बनाई जाती है? एल्यूमिनियम का परसेंट ज्यादा होता है, इसलिए इसको अपन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु बोलते हैं। लास्ट एल्किनो, एल्निको, इसके नाम में आपको 3 चीजें दिखेगी, एल, नी एंड को। तो यहाँ पे एक तो एल से एल्यूमिनियम, निकल एंड को से कोबाल्ट, और यही जो है आपके परमानेंट चुंबक बनाने में यूज होती है। अगर आपको तीनों धातुओं के नाम नहीं बता रहे तो सिर्फ इसके नाम को देख लो, एल से एल्यूमिनियम, नी से निकल, को से कोबाल्ट, और इन तीनों से मिला के जो मिश्र धातु बनती है उसका यूज परमानेंट चुंबक बनाने में किया जाता है। जिनका डी है उनका सबका सही है, बट लगभग लोगों का डी आया नहीं है। तो आपको यहां से जो चीज ऐसा है कि माइंड में होनी चाहिए, वो एक तो एल्निको नाम होना चाहिए, एक स्टेनलेस स्टील। तो ये 2 नाम भी अगर आपके माइंड में है ना तो आप बहुत बढ़िया लेवल पे चल रहे हो, है ना। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, जिन्होंने स्टेनलेस स्टील आंसर किया उन्होंने शायद इसके लोहा चुंबकीय गुण की वजह से, स्टील के लोहा चुंबकीय गुण की वजह से आंसर किया है। लेकिन एक तो होता है कि पहले से लोहा चुंबकीय गुण पाया जा रहा है, वो ठीक है। आप किसकी बात कर रहे हो कि हम इंडस्ट्रियली किसका यूज कर रहे हैं एक्चुअल में, तो वहां पे एलनी को आपको अलग से नोट लगा के लिखना पड़ेगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। ग्रहण किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? ग्रहण से क्वेश्चन आपके लास्ट एक बार आया हुआ होगा, लेकिन फिर भी ग्रहण जो है वो उतना ही जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर आ गया तो ये दोबारा भी आके अपने थप्पड़ मार सकता है कि मैं एक बार आ गया, अगेन सरप्राइज देने आ गया। तो आपको थोड़ा बहुत जो है इसका नॉलेज होना ही चाहिए। अगर इस कंप्लीट प्रोसेस को देखें तो आपके 2 तरह के ग्रहण पाए जाते हैं। एक आप क्या बोलते हो? चंद्र ग्रहण। अच्छा, कई लोग 4 तरह के बोलेंगे, वो पार्शियल और कंप्लीट को भी ऐड कर लेंगे, लेकिन मैं सिर्फ चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण इतना ही आपको बता रही हूं। चंद्र ग्रहण एंड सूर्य ग्रहण, ये 2 तरह के आपके ग्रहण पाए जाते हैं। पहले की अगर अपन लोग बात करें तो बीच में तो कौन है? आपकी अर्थ है, पृथ्वी है। कौन है? पृथ्वी। और पृथ्वी के पीछे की तरफ येलो कलर से बना रही हूं, ये कौन है? सूर्य। सूर्य पृथ्वी के पीछे। और पृथ्वी के आगे कौन पाया जाता है? पृथ्वी के आगे इतना सा ये क्या है? चंद्रमा है। अब आप इस फोटो को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो सनलाइट उधर से चल के आ रही है, जो सनलाइट जो चल के आ रही है वो कहां पे टकरा रही है? पृथ्वी पर। और कहां से जा रही है? साइड में से भी जा रही है। लेकिन जितनी पृथ्वी पे टकरा गई वो तो आगे नहीं निकल रही ना भाई, वो तो टकरा के वहीं से ही वापस क्या होगी? मुड़ गई है। तो जो चंद्रमा पे कोई इंसान गलती से बैठा होगा ना, उसको चंद्रमा पे क्या दिखाई देगी? पृथ्वी की छाया दिखाई देगी। एक अंधेरा सा दिखाई देगा कि कुछ तो ब्लैक ब्लैक जो है आपको आसमान में दिखाई देगा, एक छाया दिखाई देगी, और वो छाया ही आपका क्या है? चंद्र ग्रहण। यहां अब आप इस चीज को देख लोगे, यहां पे अपना आंसर क्या जाएगा? सीधा फैलाव। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर इधर उधर वाली लाइट इधर आ जाती और इस एरिया को कवर कर लेती तो अपन को पता ही नहीं चलता कि चंद्र ग्रहण हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं किया ना लाइट ने, तो कौन सा गुण हो गया? वो सीधा फैलाव हो गया कि वो तो अपने रास्ते ही जा रही है, तो अपन को बीच में एक काला काला पार्ट दिखाई दे जाएगा। बस ये ए आंसर से ये लगभग के गलत है, इसलिए मैंने उतना एक्सप्लेन किया है कि आपको समझ में आए कि लाइट सीधे सीधे निकल रही है। अगर बीच में आ जाती तो अपन को पता ही नहीं चलता लाइट की वजह से कि कुछ ब्लैक पार्ट या ब्लैक छाया शेडो आपके आसमान में बनी हुई है। अगला सूर्य ग्रहण भी मैं आपको बता देती हूँ। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। इसकी वजह से अपन को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर दिखाई देती है, उसको अपन सूर्य ग्रहण बोल देते हैं। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, किसमें पृथ्वी बीच में है, किसमें चंद्रमा बीच में है। ये चीज अब से आपको याद रखनी है, लगभग की गलती है ना। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया।
मैराथन कब होगी? कल ही तो मैराथन हुई थी ना, कल मैराथन नहीं हुई थी क्या? क्या बात कर रहे हो? निम्नलिखित से कौन सा बल हमेशा आकर्षण ही होता है? आप इस चीज को बहुत बढ़िया से समझ सकते हो। अगर कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है या अपोजिट पोल है तो वहां पे अपन बात करते हैं आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों हो सकते हैं। फर्स्ट की बात करें, स्थिर वैद्युत बल अगर विपरीत आवेश के बीच में है तो कैसा हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। अगर सेम आवेश के बीच में है तो कैसा हो जाएगा? प्रतिकृषण हो जाएगा। प्रतिकृषण हो जाएगा। इसका तो होना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों है। सेकंड, गुरुत्वाकर्षण किसके बीच में लगता है? दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है। अब द्रव्यमान भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं क्या? द्रव्यमान पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते हैं। तो ये हमेशा किसका बल होगा? हमेशा दो द्रव्यमान आपस में एक दूसरे को आकर्षित ही करेंगे, कभी भी प्रतिकर्षित नहीं करेंगे। तभी अपना जो सोलर सिस्टम है वो टिका हुआ है क्योंकि वो हमेशा ही आकर्षित कर रहे हैं। अगर कभी पृथ्वी ने कहा कि शुक्र आज से मेरी बहन नहीं है, निकालो इसको बाहर, प्रतिकर्षित करो, वो चीज अगर हो गई तो सोलर सिस्टम नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ हमेशा अट्रैक्शन ही मिलता है आपको ना। पेशीय बल तो फिजिक्स के बलों में काउंट ही नहीं हो रहा। चुंबकीय बल भी आपने देखा है ना, नॉर्थ नॉर्थ अगर आ गया, साउथ साउथ आ गया तो प्रतिकर्षण हो जाएगा। और अगर अपन लोग बात करें नॉर्थ साउथ आगे साथ में तो क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बैठता है ढंग से तो वही आपका आंसर चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्यूज तार की क्या विशेषता होती है? देखो, फ्यूज तार किस चीज से बचाता है कि अचानक से हाई वोल्टेज आ गया, अचानक से धारा ज्यादा आ गई तो घर के जो बाकी सिस्टम है उनको खराब होने से बचाता है। बीच में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? काट देगा, लघु पतन हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है अपनी कट जाएगी घर की, है ना। अब यहाँ पे पूछा है, अब आप खुद सोचो कि इसकी विशेषता क्या होनी चाहिए। भाई ये एक्स्ट्रा आने वाली धारा को क्या करता है? अचानक से रोकता है। अब रोकेगा कैसे? जब इसका प्रतिरोध कैसा होगा? उच्च होगा, तभी तो ये धारा को रोक पाएगा ना। तो अपन इसको किसका बनाते हैं? उच्च प्रतिरोध का। दो ऑप्शन यहाँ पे है, उच्च प्रतिरोध वाले। इसको धारा को रोकना है तो प्रतिरोध अपन को बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो सेकंड चीज है कि ये इसको क्या होना है? टूटना है। तो प्रतिरोध अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं कि प्रतिरोध ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? बढ़ते हैं। दोनों में से एक चीज बढ़ाई तो दूसरी अपने आप बढ़ जाएगी। तो अगर अपने उच्च प्रतिरोध बढ़ाया तो तापमान भी क्या होगा? बढ़ेगा। अपन को फ्यूज तार को तोड़ना है। उच्च गलनांक का हुआ तो नहीं टूटेगा, टाइम लगेगा, लेकिन निम्न गलनांक का हुआ तो आसानी से क्या करेगा? टूट जाएगा। अब जो हाई वोल्टेज आया, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आई है, वो बाकी चीजों को खराब नहीं कर पाएगी। तो सी अपना सही चला जाएगा। उच्च प्रतिरोध, प्रतिरोध के कारण ताप उत्पन्न होगा और उसी ताप से तार जो है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो सी जिनका है उनका बिल्कुल सही है। ए जिनका आंसर है उच्च गलनांक नहीं होता। उच्च गलनांक का मतलब क्या है? तार को के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, फिर तो लघु पतन नहीं होगा, फ्यूज तार नहीं टूटेगा, बाकी सारे अपने जो टीवी फ्रिज है वो जरूर फूट जाए, है ना। चलो आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है? विद्युत बनाने में किसका काम करते हैं? जनरेटर का करते हैं। ऑब्वियसली जनरेटर किसका काम करता है? विद्युत को बनाने का। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि जनरेटर, और पहले नहीं भी पढ़ा है ना अपन ने, तो भी अपन अपने शादियों वगैरह में सबने जनरेटर देखा हुआ है, सबको पता है कि अपन एक्स्ट्रा लाइट के लिए या एक्स्ट्रा विद्युत के लिए इसका क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसका यूज करते हैं। तो वो आ गया। गेल्वेनोमीटर और एमीटर आपको 3-4 क्लास से बता रही हूँ, दोनों किसके लिए है? धारा के लिए। एक धारा की उपस्थिति बताता है, एक धारा कितनी है वो बताता है। दोनों वापस बता दिए। हाइग्रोमीटर की अगर बात करें तो ये नमी को मापता है या ह्यूमिडिटी को मापने का ये क्या करता है? काम करता है। ये चीज नहीं है, लिखना चाहो तो आराम से लिख लेना, वरना अगर आप अपने नोट्स को शॉर्ट एंड स्वीट रखना चाहते हो तो ये वाली चीज आप अवॉइड भी कर सकते हो। मेरा काम यहाँ पे बताना था ना। जनरेटर जिनका है उनका सबका सही है और लगभग लोगों का सही ही है। अगला, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की बुक में रखा जाता है? संकटग्रस्त है, खतरे में है, वो खतरे का रंग कौन सा होता है? लाल होता है। ऑब्वियसली कौन से में रखेंगे अपन? रेड डाटा बुक में। किस में रखेंगे? रेड डाटा बुक में। इसमें से क्वेश्चन को घुमा के बन जाता है कि रेड डाटा बुक में कौन सी जातियों को रखा जाता है? जिनकी संख्या अधिक होती है, जो जिनकी संख्या आप ये बोल दो जो संकटापन है, जो नष्ट हो चुकी है, नन ऑफ दीज। तो आपको वहां पे हमेशा कौन सी जातियां देखनी है? जो संकटग्रस्त है। अभी ये जातियां नष्ट नहीं हुई है, अगर अपन ने ध्यान नहीं दिया तो इन फ्यूचर ये क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। ये रेड कलर इनके नष्ट होने का क्या बता रहा है? खतरा बता रहा है कि इन फ्यूचर ये क्या हो सकती है? नष्ट हो सकती है। तो संकटग्रस्त, हमेशा संकटग्रस्त करना है। आपको कई बार ऐसे भी दे देते हैं संकटग्रस्त और नष्ट हो चुकी, फिर ए एंड बी बोथ, नष्ट हो चुकी को कभी इसमें शामिल नहीं करोगे। रेड सिर्फ आपको अलर्ट कर रहा है कि इन फ्यूचर नष्ट हो जाएगी, है ना। चलो आगे चलते हैं। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन जो है अपन ने थोड़ा अलग लैंग्वेज में समझा था, अब ये वापस आ गया। आपसे इसका जो नाम था वो नाम देके आपसे परत पूछी गई थी किसकी चढ़ाई जाती है, अब इसको चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को जिन जिन शक्लों में ये रिपीट हुआ है उन सारी शक्लों में आपके सामने लेके आ रहे हैं। जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? अपन क्या कहते हैं? इसको गेल्वेनाइजेशन कहते हैं। आयनन का आपको मतलब पता होना चाहिए। आयनन का मतलब क्या होता है? आप यार किसी चीज को गर्म करके उसमें से क्या निकाल रहे हो? बाहर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? आयनन। एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को निकालना, यानी अपन ने उसको क्या बना दिया है? आयन बना दिया। आयनन का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन निकालना इसलिए बता रही हूं क्योंकि केमिस्ट्री में आयनन ऊर्जा सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए टर्म यूज करते हैं अपन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब बताओ आपको कि अपने पास चांदी की ज्वेलरी है, अपन उसको सोने की दिखाना चाहते हैं, तो अपन उसके ऊपर क्या करेंगे? सोने की परत चढ़वा के लेके आ जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है उसमें विद्युत का क्या होता है? यूज होता है, इसलिए इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। यानी कुल मिला के ये क्या है? धातु की परत चढ़ाना ही है, लेकिन अपन ने लोहे पर जो जिंक की परत चढ़ाई है उसको स्पेशल नाम दिया है गेल्वेनाइजेशन। इसीलिए क्वेश्चन बनता है क्योंकि इसका स्पेशल नाम है। बस सिंपल सी चीज। आगे चलते हैं अपन।
विद्युत अपघटन का सिद्धांत किसने दिया? विद्युत अपघटन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? अच्छा, क्लास को एक बार आप लोगों को शेयर कर देना है। मैं ये चीज बार बार नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरा तो गला ही इतना ही काम कर रहा है। मैं सोच रही हूँ ये क्लास अपनी हो जाए, है ना। चलो बता दो ये फटाफट। यहाँ पे विद्युत अपघटन का सिद्धांत, अपन सिर्फ विद्युत के लिए इन सारे नामों को देखेंगे ना, तो विद्युत के लिए अपन नाम ही सिर्फ किसका पढ़ते हैं? फेराडे का पढ़ते हैं। तो अपना आंसर भी क्या चला जाएगा? फेराडे ही चला जाएगा। जो आपके विद्युत अपघटन का सिद्धांत सबसे पहले जिसने दिया था, आप क्या कह सकते हो? फेराडे ने इसमें सबसे पहले काम किया था। तभी अपन मात्रकों वगैरह के आगे इनके नाम को क्या करते हैं? यूज करते हैं। ए जिनका आंसर है उनका सबका सही है। आइंस्टीन जिनका आंसर है, नहीं, आइंस्टीन ने ये विद्युत अपघटन नहीं दिया था। उन्होंने आपके इससे ज्यादा कार्य जो सूर्य की एनर्जी वगैरह है, जो न्यूक्लियर पावर वगैरह है, उनमें इन्होंने ज्यादा काम किया था, है ना। चलो, यदि 3 प्रतिरोध क्रम में से 4, 5 और 20 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, समांतर क्रम का क्या मतलब है? ऐसे ऐसे जोड़ना इनको, ये समांतर क्रम होता है, एक के ऊपर एक। एक कितने का? 4, एक कितने का है? 5, एक कितने का है? 20। आप हमेशा याद रखो, प्रतिरोध को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध कम हो जाता है, और जब इसको ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना, ऐसे लाइन से, तब प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि वो एक ही तार में, आप खुद देखो, लाइन से चल रहा है तो धारा को वो जाने ही नहीं देगा। यहाँ पे तो क्या हो चुका है? ये डिवाइड हो चुका है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। तो मान लो यहाँ प्रतिरोध 20 है, ऊपर 4, ये तो धारा 4 वाले में से ज्यादा निकल जाएगी। धारा को कोई परेशानी है क्या? नहीं है ना। तो जब अपन समांतर क्रम से चीजों को लगाते हैं, प्रतिरोध को लगाते हैं, तो प्रतिरोध कम होता है। लॉजिक मैंने आपको बता दिया भाई, धारा उस रास्ते से जाएगी जो उसको अच्छा लगेगा। तो जहां पे प्रतिरोध कम है, इधर से ज्यादा धारा निकलेगी, ज्यादा उधर से कम निकलेगी, तो अपने आप प्रतिरोध क्या हुआ? कम अप्लाई हुआ। इसको निकालते कैसे हैं? आपको ये फॉर्मूला शायद पता होगा, 1/4, 1/5, 1/20। अब इसमें से आपको निकाल के बता देना। मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूं। देखिए आप सही बताते हो क्या? तो हाँ, जिन्होंने 2 ओम बोला है उन्होंने सही बोला है। इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो तो लगभग ऑप्शन, ये तो अपन ने क्लासरूम क्वेश्चन लिया है ना, तो सारे ऑप्शन इनसे क्या है? या तो बराबर है या छोटे हैं। अगर आप जीटी के पेपर का लेवल देखो ना, तो आपको समांतर क्रम में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो आपको दिए हुए तीनों से छोटा मिलेगा। उसी को अपन को क्या करके आ जाना है? करेक्ट करके आ जाना है। यही चीज आप इसी क्वेश्चन में देख सकते हो। 20 ओम वहां पे है, 4 ओम वहां पे है, 10 तो मिनट है, ओम ही मान लो इसको। 10 ओम भी क्या है? उनके बीच में है। उन तीनों से छोटा नंबर सिर्फ 2 ओम है। प्रतिरोध कम हो रहा है तो उन तीनों से छोटा नंबर अपन को टिक कर देना। ये इसकी ट्रिक है, टाइम नहीं लेने की ट्रिक है कि जो प्रतिरोध आपको दिए हुए उनमें सबसे जो छोटा है चारों ऑप्शन में से, वो आपको टिक कर देना है। कई लोग इस चीज को गलत ले लेंगे कि जो छोटा दिख जाए उसी को कर देंगे। अगर 2-3 छोटे हो ना तो कैलकुलेट कर लेना, है ना। आगे चलते हैं। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस प्रयुक्त होते हैं? बुढ़ापे के साथ जो दृष्टि कमजोर हो जाती है, ना दूर का दिखता है ना पास का दिखता है, तब अपन कौन सा लेंस यूज करते हैं? ये चीज यहाँ पे पूछी हुई है, तो यहाँ पे इस चीज को देख लो। जरा दृष्टि दोष है, अवतल होता है या उत्तल होता है या द्विफोक्सी, दोनों ही नहीं दिख रहे हैं, ना दूर दिख रहा है ना पास दिख रहा है, तो उत्तल अवतल दोनों ऐड करने पड़ेंगे। यानी आपका आंसर कौन सा चला जाएगा? द्विफोक्सी आपका आंसर चला जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे जिंदा ही हो तो आपको यह बता देना है कि अवतल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष में किया जाता है? अवतल लेंस का यूज किस दृष्टि दोष में किया जाता है? आंसर कर देना आराम से, जब आपको सुनाई दे उस टाइम, है ना। आपको खुद को पता होना चाहिए कि हमने आंसर कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन, ईसीजी किससे संबंधित है? ईसीजी किससे संबंधित है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, आपसे ये चीज पूछी जाती है। हाँ, अवतल का सही आंसर आया। अवतल का यूज किसमें होता है? अवतल का यूज निकट दृष्टि दोष में होता है क्योंकि ये चीजों को अपसारित करता है। उत्तल का दूर दृष्टि दोष में होता है क्योंकि ये चीजों को पास लेके आता है। जिनको नहीं पता था वापिस लिख लेना इन चीजों को, है ना। आगे चलते हैं। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अगर आपको पता हो तो कार्डियोवर्ड किसके लिए यूज होता है? कार्डियोवर्ड यूज होता है हृदय के लिए। तो यहाँ पे अगर इसके फुल फॉर्म में कार्डियोवर्ड आया तो ये किसकी जांच में काम आएगा? ये हृदय की जांच में काम आएगा। आपको ये पता होना चाहिए, ये जो है हृदय में आवेगों में जो परिवर्तन होता है, उन आवेगों में परिवर्तन को क्या करता है? मापता है। तो बस सिंपल, ये चीज अपन को पहले से पता थी तो इसमें टाइम नहीं लेते हैं, आगे चलते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन आपने देखे हुए काफी समझदार होते हैं, इनको इंसानों के पास रहना पसंद होता है। अब आपको यह बताना है डॉल्फिन मत्स्य है, उभयचर है, सरीसृप है या फिर स्तनधारी है? बी आंसर करो, क्या है? उभयचर है। ओ नो, अब डी आंसर आने लगे थोड़े थोड़े, कई लोग मत्स्य भी कर रहे हैं। बी सी डी इस क्वेश्चन में ऐसा, ये तो नहीं होना चाहिए। हाँ, अब डी डी आंसर आने लगे हैं। मत्स्य नहीं करना है। डॉल्फिन को अपन किस में शामिल करते हैं? स्तनी में शामिल करते हैं। आपके पास डॉल्फिन आ जाए या फिर मैं कह दूं आपके पास एक और व्हेल, ब्लू व्हेल आ जाए, तो दोनों में ही अपने को क्या करना है? दोनों में ही अपन को स्तनी ही करना है। कई लोग मत्स्य कर देंगे। आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक तो डॉल्फिन हो गया, एक आपको ब्लू व्हेल या फिर व्हेल दे दिया जाए, एक आपको सील दे दिया जाए, सील। ये तीनों नाम अगर आपको मिल जाए तो अपने माइंड में आपको कभी भी मत्स्य नहीं लेके आना है। इन तीनों नामों के लिए अपने माइंड में हमेशा स्तनी ही लेके आना है, क्योंकि अपन ने इन चीजों को देख तो लिया है, लेकिन अपन क्या करते हैं? अब ये सोचते हैं कि हाँ ब्लू व्हेल पानी में है, डॉल्फिन पानी में है, सील भी पानी में है, तो पक्का मत्स्य, ऐसा नहीं है ना। आगे चलते हैं अपन। दूध किसका उदाहरण है?
दूध किसका उदाहरण है? कुछ मिक्सचर होती है, कुछ चीजें मिक्सचर में अपन अलग अलग देखते हैं कि कौन सी चीजें आपस में अपन ने मिक्स किया। मिक्सचर का भी एक कोलोइड टाइप होता है जिसमें अपन ये सारी चीजें देखते हैं, उतना अपने एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन अपने सामने जितनी चीजें हैं उनको अपन बढ़िया से समझेंगे। एक दो चीजें ऐसी होती है जो आपके एग्जाम में आ जाती है, उनमें से एक दूध है, एक दो आगे की क्लासेस में शामिल हो जाएगा, तो आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा ना। पहला देखो जेल और जेल। आप कभी भी देखो अगर जेल आपके सामने लिखा हुआ मिल जाए तो वहां पे आप क्या सोचोगे कि ठोस में क्या मिलाया जाता है? द्रव। यानी ठोस ज्यादा मात्रा में है, द्रव कम मात्रा में है, तब जाके जेली जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? जेल बोलते हैं। आप यहाँ पे देखो फोम। फोम होते हैं दो तरह के। कितने तरह के फोम होते हैं? दो तरह के। एक होता है द्रव फोम, द्रव फोम होता है। इसमें अपन क्या करते हैं? द्रव में क्या भर देते हैं? वायु भर देते हैं। द्रव में क्या भर दिया आपने? वायु, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? द्रव का फोम बोल देते हैं ना। एक आपके ठोस फोम होता है, जब आप ठोस के अंदर क्या भर दोगे? ठोस के अंदर वायु भर दोगे, तब उसको अपन लोग क्या बोल देते हैं? ठोस फोम। ये सिर्फ ऐसे ये नहीं आता, आपको कोई जरूरी नहीं है आप याद करो, आप बस इतना याद रख लो कि इमल्सन एक नया नाम है, अलग सा नाम है। इमल्सन में क्या होता है? तो जब द्रव में द्रव को मिक्स किया जाता है तो उसको अपन इमल्सन बोलते हैं। अपना दूध जो है वो इमल्सन ही होता है, द्रव में द्रव को क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है। ये आपका देखा हुआ है, इसमें काफी सारी अलग अलग चीजें होती है, लगभग लिक्विड फॉर्म में ही होती है, तो इसको इमल्सन बोलते हैं ना। जिनका इमल्सन है उनका सबका सही है, उधर वाले डाटा नहीं याद होते हैं। मेंटल प्रेशर नहीं लेना, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मुझे सारी चीजें बतानी पड़ेगी आपको। अगर ये एक चीज आप लोगों को पता थी ना, आप बहुत बढ़िया लेवल पे हो, है ना। चलो आगे चलते हैं। गोली चलने के बाद बंदूक पीछे की ओर जाती है, गोली आगे की ओर जाती है। ये कौन सा, किस नियम के अनुसार होता है कि जैसे ही आपने गोली चलाई बंदूक कहाँ पे जा रही है? पीछे की तरफ जा रही है, ये आपको बताना है ना। अच्छा, इस चीज में सिंपल है, जित अपन क्या कहते हैं कि गोली स्पीड से कहाँ जा रही है? आगे की तरफ जा रही है, तो इसके विपरीत प्रतिक्रिया किसमें होगी? बंदूक में। वो किधर जाएगी? पीछे की तरफ जाएगी। तो एक दूसरे के जब विपरीत प्रतिक्रियाएं हो, एक दूसरे के विपरीत बल लगे, तो वो नियम कौन सा होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो अपन कौन सा नियम कह देंगे? तीसरा नियम, क्योंकि तीसरा नियम ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और आपका लगभग का सही आंसर है, सही आंसर कर रहे हो आप। अगर गोली आगे की तरफ जा रही है, बंदूक के पीछे झटका लग रहा है, तो विपरीत काम कर रहे हैं दो बल, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। वाष्पोत्सर्जन किस यंत्र से मापा जाता है? यानी कितना वाष्पोत्सर्जन हो चुका है वो किस यंत्र से मापा जाता है ना। अब यहां पे देखो, पहली चीज पोटोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन को मापने का ये क्या करता है? काम करता है। फिर आता है पोरोमीटर। पोरोमीटर कहां पे काम करता है? इनका लगभग साथ साथ ही काम होता है। ये जो होता है वो रंध्र के कितना % रंध्र खुला हुआ है, यानी किससे संबंधित है? रंध्र के खुलने बंद होने को मापता है, बंद होने को मापता है कि कितना % खुला हुआ है। पोर का मतलब छेद होता है। रंध्र भी एक तरह का क्या है? छेद है। तो पोरोमीटर इस छेद के साइज को मापने का क्या करता है? काम करता है। आगे ओक्सेनोमीटर। ओक्सेनोमीटर बेसिकली किसमें काम आता है? पादप की लंबाई को मापने में। किसमें काम आता है? पादप की लंबाई को मापने में ये काम आता है। आपकी इतनी सारी चीजें काम नहीं आती है, आपके एक दो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं जो काम आ जाते हैं। इनको करवाने के पीछे रीजन ये है कि अगर वो आपसे किसी इंस्ट्रूमेंट का पूछेगा तो पूछने नहीं आएगा कि मैं वापस वोल्ट मीटर पूछूं क्या, मैं वापस एमीटर पूछूं क्या। हर साल आपके इंस्ट्रूमेंट में से क्वेश्चन आता ही है, तो कुछ नया ना आ जाए उसके लिए आपको सारे कवर करवा रहे हैं ना। ए जिनका उनका सबका सही है। CaOCl2 है, ये C और O की थोड़ी सी जगह चेंज हो गई है। CaOCl2 इसका काम क्या होता है? दाग धब्बे हटाने में, कपड़ों के रंग वगैरह उड़ाने में। इसको ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपन ब्लीच करवाते हैं ना कपड़ों पे, या आजकल तो चेहरे पे भी करवाते हैं, ब्लीच करवाते हैं। जो बाल होते हैं चेहरे के उनको थोड़ा सा अलग करवा लेते हैं जैसे होते हैं उनसे। ब्लीचिंग का मतलब विरंजन होना, यानी जो कलर है उस कलर को क्या कर देना है? उड़ा देना है। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया CaOCl2। खाने का सोडा मेरे हिसाब से तो सबको पता होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है? आपका खाने का सोडा। 3 बार इसलिए बोला है ताकि नाम से भी याद रहे, फॉर्मूला से भी याद रहे। कैल्शियम कार्बोनेट, कितनी बार इस चीज को कवर करे? संगमरमर का या चौक का ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो बार बार वापस आते हैं आपके क्वेश्चन में, ताकि आप एग्जाम में भूलो नहीं, है ना। चलो आगे चलते हैं। मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है। आपको अगर पता हो तो जो लोग मोबाइल का कम यूज करते हैं, अलार्म पे कम ट्रस्ट करते हैं, यानी अपने से एक जनरेशन आगे वाले, अपनी मम्मियां, अपनी नानियां, दादियां, उनको ये नहीं बताना पड़ता है कि सुबह के 5 बज चुके हैं आपको उठना है। वो बिना अलार्म अपने फिक्स टाइम पे ही उठ जाते हैं और उनको किसी को बोलना भी नहीं पड़ता है कि उठो। लेकिन अपन अगर अलार्म नहीं लगा हुआ हो तो अपन 10 बजे तक ही अपनी आंख नहीं खोल पाते। आप तो आर्मी के स्टूडेंट हो, आप अपनी आंखें खोल सकते हो, क्योंकि आर्मी वालों को जो है अगर आप तैयारी भी कर रहे हो ना तो भी आप लोगों का माइंड सेट वैसे हो जाता है कि सुबह उठना है, दौड़ना है, उठना है, दौड़ना है, तो आप उठ सकते हो। लेकिन लगभग लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जैविक घड़ी को क्या कर लिया? खराब कर लिया। अपनी पीनियल को क्या कर लिया? खराब। आपकी जो पीनियल ग्रंथि है, पीनियल काय है, वो टाइम का बताती है, बहुत सारे टाइम का बताती है, सोने जागने का बताती है। अपन को एक पता है, अपन जैसे 13-14 की एज में पहुंचेंगे, लड़कों में दाढ़ी वाड़ी आने लग जाएगी, लड़कियों के भी थोड़े कैरेक्टर क्या होने लग जाते हैं? चेंज होने लग जाते हैं। वो 16-17 साल में अपन पहुंच चुके हैं, वो टाइम भी कौन बताता है? पीनियल काय ही बताती है। जेट लेग का रीजन, दूसरी जगह कहीं जाते हैं, यहाँ पे दिन है, अपन दूसरी जगह रात में चले गए तो अपन को जो चक्कर आते हैं, जेट लेग का कारण भी कौन है? पीनियल काय ही आपका माना जाता है। काफी सारे ये काम करता है ना। थाइमस, थाइमस किससे? अपने शरीर की प्रतिरक्षा से क्या होती है? संबंध
संबंधित होती है। जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है थाइमस का आकार क्या होते चले जाता है, छोटे होते चले जाता है। तो ये किसमें काम कर रही है, प्रतिरक्षा तंत्र से मिलकर। थायराइड आपको पता है थायराइड क्या किसमें काम करती है, शरीर के उपापचय को बनाए रखने में काम करती है। बस इतना सा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज। जब हथौड़े से कील को पीटा जाता है तो कौन सी ऊर्जा किसमें बदल जाती है, हथौड़े से पीटेंगे अपन कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं, वो चल रही है ना, तो जो चल रही है तो अपन गतिज ऊर्जा उसको दे रहे हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद में उस जगह पे हाथ लगाओगे तो वो गर्म हो जाएगी, तो अपन ने उसको जो गतिज ऊर्जा दी है वो गर्म होने का कारण बन जाएगी। गतिज ऊर्जा किसमें चेंज हो जाएगी, उष्मा ऊर्जा में चेंज हो जाएगी। कई लोग कहेंगे कि गतिज स्थितिज में चेंज हो जाएगी क्योंकि पीटने के बाद हमने तो छोड़ दिया है। आपसे 2-3 घंटे बाद का या आगे की लाइफ का नहीं पूछा जा रहा है, उसी टाइम आपसे उसी टाइम के लिए पूछा जा रहा है कि आप कील को पीट रहे हो तो कील के साथ क्या होगा। कील को ले लेना, आंगन में रख लेना, उसको पीटना है, क्या होगा उसके साथ, ऑब्वियसली वो इधर उधर नाचेगी, थोड़ी देर उछलेगी मारते ही, लेकिन थोड़े टाइम बाद में क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। पानी के जमने पर आयतन अपन बेसिक एग्जांपल से देख सकते हैं। अपन किसी कंटेनर को फुल भर के पानी फ्रिज में रखते हैं और बर्फ जमाएं, वापस जब अपन देखेंगे तो वो इतनी ऊपर उठी हुई आपको मिलेगी। यानी आयतन का मतलब क्या होता है, आयतन का मतलब होता है आप कितना स्थान घेर रहे हो। स्थान घेरना से आप किसको ले सकते हो, आयतन से। पहले कम स्थान घेरी थी फिर ज्यादा स्थान घेरी है तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सी चीज है। लगभग लोगों का ए आंसर है, गठेगा जिनका आंसर है उनका सही नहीं है। कभी ऐसा देखा है क्या, बर्फ जमाई आपने बर्तन में और अंदर की तरफ गड्ढा बन गया, ऐसा नहीं देखते हैं, थोड़ी सी वो ऊपर उठी हुई ही आपको मिलेगी। तो गठेगा तो कभी नहीं होगा। बी वालों को थोड़ा सा इस क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर करने हैं। आयतन हमेशा बढ़ेगा क्योंकि स्थान बर्फ ज्यादा घेरती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो वायु वाली जगह है वो वायु वाली जगह है बढ़ जाती है, हवा की जगह बढ़ जाती है ना। चलो आगे चलते हैं। न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में आने वाला बहुलक कौन सा है। न चिपकने वाली जो अपन नॉन स्टिक पेन यूज करते हैं ना, उनमें कौन सा लेयर आता है, सीधी सीधी याद करने वाली चीज है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे 1-2 क्वेश्चन जो अजीब नामों वाले होते हैं और जो अपन बहुत पहले छोटे बच्चे थे उस टाइम से अपने कोर्स में शामिल हो चुके थे, वो क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा, टेफ्लॉन आपका आंसर चला जाएगा। ओरलो जो है ये भी आपके सिंथेटिक फाइबर ही है, इसका यूज कंबलें वगैरह बनाने में होता है। डेक्रोन का यूज बोतलें वगैरह बनाने में भी होता है और इसको सीधे तार के रूप में यूज करके कपड़े वगैरह में भी इसका यूज होता है। चीडें वीडें आती है ना, लड़कियों को ज्यादा पता होगा, चीडों में से जो वायर निकाल देते हैं वहां पे इसका ज्यादा यूज होता है। अपने कोर्स में ये चीजें कम है, नहीं है तो अपन को इनको अवॉइड करना है, सिर्फ टेफ्लॉन आपको याद कर लेना है ना। आगे चलते हैं। आंख के सामने पारदर्शी भाग कौन सा होता है, पारदर्शी भाग कौन सा होता है यह आपसे पूछा गया है। देखो बहुत लोगों को जो है वो कंफ्यूजन रहता है। अब किसी इंसान को ऐसे साइड में से खड़ा करना कि वो इधर देख रहा हो, आप उसके साइड में खड़े हो, जब आप उसकी आंख में देखोगे तो आपको एक ऐसा कवर दिखेगा कि एकदम ट्रांसपेरेंट कवर दिखेगा कि हाँ ये तो अलग ही चीज है। जो अपन सामने से देखते हैं तो अपन को नहीं दिखाई देती, अपन को सिर्फ व्हाइट पार्ट दिखाई देता है सामने से देखने पे, वो तो श्वेत पटल है। आपको अगर साइड में से देखना हो, किधर से देखना हो, साइड में से, तब एक ऊपर उठी हुई पारदर्शी स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देती है। इस ऊपर उठी हुई पारदर्शी स्ट्रक्चर को अपन कोर्निया कहते हैं। और आपको पता है कोर्निया आसानी से इधर उधर हो जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि कोर्निया में रक्त का परिवहन नहीं होता है। उसके पीछे आपको एक ब्लैक पार्ट दिखेगा जो क्या अपनी आंख को क्या देता है, कलर देता है। एक बीच में आपको छेद दिख जाता है, ये छोटा बड़ा होते रहता है। ये जो चीज है कलर देने वाली है आइरिस है, आकार को छोटा बड़ा एडजस्ट करते रहती है दूर या पास की वस्तु होने के हिसाब से। और इसके पीछे कौन पाया जाता है, इसके पीछे पाया जाता है लेंस। कौन पाया जाता है, लेंस। तो हमेशा माइंड में रखना, अपन ये सोचते हैं कि कोर्निया आंख को कलर देता है, कोर्निया आंख को कलर नहीं देता है। कोर्निया जो है वो पारदर्शी परत है। जो ए आंसर कर रहे हैं, लेंस सामने थोड़ी ना है, लेंस तो जो ये अपना ब्लैक पार्ट है ना, जो अपना आइरिस है साइज को कम ज्यादा करने वाला, इसके भी पीछे पाया जाता है। सामने सामने कौन लेंस रखेगा आंख के, है ना। लेंस आंसर नहीं होगा। ये इनका एकदम राइट जो है, आप ऐसे बोल लो कि राइट ऑर्डर है, पहले कोर्निया है, फिर आइरिस है, फिर उसके बाद में लेंस है, बाहर से अंदर की तरफ, है ना। बस बढ़िया, आगे चलते हैं। अच्छा रेटिना तो आपको पता ही है, जहां पे प्रतिबिंब बनते हैं, जो अपना सबसे आंतरिक परत जिसको बोल सकते हैं रेटिना। आगे चलते हैं। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है मृदु जल। मृदु जल जिसमें आयन क्या हो, कम और लगभग सोडियम क्लोराइड जैसे आयन हो, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मृदु जल बोल देते हैं। भारी जल आपका D2O होता ही है, नाभिकीय रिएक्टर में अपन यूज करते हैं। कठोर जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कठोर जल। ये आसानी से इसमें क्या नहीं उत्पन्न होते हैं, झाग नहीं उत्पन्न होते हैं, तो कठोर जल आपका आंसर चला जाएगा। ये तो शायद लगभग लोगों को पता ही होगा। एक्स्ट्रा चीज क्या मिली है कि अगर सोडियम के हो, पोटेशियम के हो, ऐसे नॉर्मल जो लवण मिल रहे हो तो उसको अपन मृदु जल बोलते हैं। लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम के अगर इनके लवण ज्यादा मिल रहे हो तो कौन सा हो जाएगा, कठोर जल हो जाएगा। आगे, वनस्पति में पानी की गतिविधि किसके अनुसार होती है। मैंने आपको बताया था फ्लोएम। फ्लोएम जब अपन बोलते हैं तो एफ वर्ड सामने आता है। और फूड, तो ये किसके लिए काम में आता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम में आता है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन, जब तक पत्ते नहीं झड़े हो तब तक पत्तियां खाना बनाती है और नीचे जड़ों तक पहुंचाती है। तो ये मैक्सिमम चांस में, मैं अगेन मैक्सिमम बोल रही हूं, मैक्सिमम चांस में ये ऊपर से नीचे जाता है, यानी पत्तियों से जड़ों की तरफ जाता है। अगर पतझड़ आ गई है, पत्तियां झड़ गई हैं, तब तो जड़ों से कहां पे जाएगा, खाना ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपके पतझड़ के टाइम पे ये क्या हो सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है। यानी फ्लोएम जो है उसका परिवहन कैसा होता है, द्विदिशीय होता है, दोनों दिशाओं में होता है। जाइलम, जाइलम जैसे चालू हो रहा है, किसको लेके जाता है, जल को लेके जाता है। और इसका जो परिवहन होता है वो हमेशा एक दिशीय परिवहन होता है। ये हमेशा जड़ से कहां पे जाएगा, जड़ से पत्ती में ही जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। जड़ तना का कुछ लेना देना नहीं है। पानी की गतिविधि किसके अनुसार होती है, जाइलम के अनुसार। कैसे होती है, हमेशा एक दिशीय जड़ से
किधर होगी, पत्ती की तरफ होगी। खाना पतझड़ के टाइम जड़ों में संचित जो किया है वो ऊपर जाएगा, बाकी टाइम पत्तियां बनाएगी और जड़ों में ले जाके क्या कर लेगी, संचित कर लेगी, है ना। चलो आगे, पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं? पहले ये चीज मैं आपको बता चुकी हूं, अगर नहीं पता है तो मैं दोबारा बताऊंगी क्योंकि लंबे टाइम पहले बताया था। पाश्चुरीकरण की खोज, इसका नाम पाश्चुरीकरण है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी खोज किसने की है। इसकी खोज लुई पाश्चर ने की है ना। ये होता क्या है, इसको अपन क्या बोलते हैं, जो पैकेज दूध आता है ना, पैकेज वाला, उसके ऊपर देखना, उसके ऊपर आपको ये वर्ड दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि अपन ने उसको दूध को कीटाणुओं से मुक्त किया है। कैसे मुक्त करते हैं अपन? जो भी अपने पास लिक्विड है मोस्टली इसका दूध के लिए यूज होता है। दूध को पहले 70 डिग्री पे अचानक से गर्म करेंगे, 70 डिग्री तक अचानक से गर्म करेंगे। अचानक से गर्म करने के बाद में तुरंत ही इसको वापस क्या कर देंगे, बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट पे ठंडा कर देंगे। यानी पहले 70 डिग्री तक हीट देंगे, बाद में अचानक से इसको क्या कर देंगे अपन लोग, ठंडा कर देंगे। तो जितने भी कीटाणु हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, पाश्चुरीकरण। एक क्वेश्चन बनता है इसकी खोज किसने की थी, दूसरा क्वेश्चन बनता है किसके लिए यूज होता है, तीसरा क्वेश्चन बनता है टेम्परेचर को कहां तक बढ़ाते हैं। तीनों क्वेश्चन आपको बढ़िया से इसमें लिख लेने हैं ना, सिंपल चीज। बहुलकीकरण आप लोगों को पता है, जैसे प्रोटीन है, अमीनो अम्ल जुड़ जुड़ के क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। यानी वो एक बहुलक बन रहा है, एक लंबी क्या बन रही है, चेन बन रही है। और अगर सारी चीजें सेम हो तो पॉलीमर वर्ड ज्यादा बढ़िया से यूज होता है कि खूब सारी चीजें चेन में है तो आप उसको क्या बोल देते हो, बहुलक। ये तो शायद लिखने में कोई मिस्टेक हुई है। टीकाकरण आपको पता है कि जो टीके अपने को बीमारियों के लिए लगाए जाते हैं वो टीकाकरण प्रोसेस है ना। आगे चलते हैं। एंगस्ट्रोम किसका मात्रक है? एंगस्ट्रोम लगभग दूरी के लिए यूज होता है। तीव्रता दूरी नहीं हो सकती, वेग दूरी नहीं हो सकता, तारत्व है, तारत्व आपकी दूरी नहीं हो सकती। तो अपना आंसर क्या चला जाएगा, तरंग धैर्य। तरंग धैर्य अपन को पता है कि ये तरंग कितना चली है, तो चली है तो क्या दूरी माप रहे हो, दूरी माप रहे हो तो किसका यूज कर सकते हो, एंगस्ट्रोम का यूज आप लोग आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ जिनका सी आंसर है उनका सबका सही आंसर है, जिनका नहीं है उनको अब याद कर लेना है। ठीक है, आगे, निम्न में से कौन सा ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत का उदाहरण है? अनवीनीकरणीय या नवीनीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। ये अच्छा क्वेश्चन है। नवीनीकरणीय का मतलब कि जो चीज या तो खत्म नहीं होगी या अपन उसको क्या कर सकते हैं, वापस बना सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आप ही को करना है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि कौन सी चीज एक बार नष्ट होगी तो वापस नहीं आएगी, कौन सी चीज वापस आ सकती है ना। इसका आंसर आपको करना है। कुछ लोग तो पेट्रोलियम को नवीनीकरणीय बोल रहे हैं, थोड़ा माथा लगाओ। पेट्रोल एक बार खत्म हो गया तो वापस आ जाएगा क्या? पेट्रोल खत्म हो गया तो वापस आ जाएगा क्या? है, आप ऐसा बोलो, कोयला खत्म हो गया तो वापस आ जाएगा क्या? और अगर आप इसकी बात करो तो ये अक्षय स्रोत है। अक्षय स्रोत का मतलब ये तो कभी नष्ट ही नहीं होगा। इसको आप नया क्या कर लोगे, इसको आप नया क्या करोगे भैया बताओ? ये तो कभी नष्ट ही नहीं होगा ना। नवीनीकरणीय का मतलब वापस नया आप कर सकते हो। सौर ऊर्जा नवीनीकरणीय है या अक्षय है जो कभी नष्ट नहीं होगा? डी बी डी 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 100%, डी 100%। ए, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। देखो यहाँ पे अगर अपन लेके चलें इस चीज को तो आपका पेड़ जो है वो भी नवीनीकरणीय स्रोत है। आप पेड़ को क्या कर सकते हो, वापस लगा सकते हो, ये नवीनीकरणीय है। अपन अभी जो पेड़ नष्ट हो रहे हैं, आपने 4 पेड़ काट दिया, आपने 5 पेड़ नए लगा दिए, तो पेड़ तो नवीनीकरणीय है ना, आप वापस लगा सकते हो। सौर ऊर्जा भी आपको काफी सारी बुक में क्या मिलता है, नवीनीकरणीय स्रोत में मिल जाता है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो नवीनीकरणीय की बजाय आप इसको अक्षय स्रोत बोलते हो, जो कभी नष्ट नहीं होगा पृथ्वी के नष्ट होने से पहले। तो इन दोनों को एक साथ एक क्वेश्चन में दे दिया, इसलिए दोनों को ही नवीनीकरणीय बताना जरूरी है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा इनको। लेकिन आपको ये पता है ये दोनों जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और एक बार नष्ट हो गए तो कोयला दोबारा जो पृथ्वी के नीचे है वो नया नहीं बनेगा, पेट्रोल दोबारा नया नहीं बनेगा। तो ये दोनों चीजें नहीं है। आपको कई बुक में पेड़ भी मिल जाएगा, कहीं में सौर ऊर्जा भी मिल जाएगा, इसलिए दोनों को मैंने बता दिया। वापस आप पेड़ को नया लगा सकते हो, सौर ऊर्जा तो सदा रहेगी ही, वो तो कहीं जा ही नहीं रही है ना। आगे चलते, नहीं कोयला नहीं होगा। कोयला ऐसे थोड़ी ना है, कोयला जो अपन किस कोयले की बात कर रहे हैं, जो अपना भंडार है कोयले का, उस कोयले की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। चलो, निम्न में से भारी मशीनों के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा होता है, स्लीपरी होता है, आपस में परतें फिसलती है, परतदार संरचना होती है, स्लीपरी चीज है ये। तो ग्रेफाइट का यूज अपन भारी मशीनरी में करते हैं। पाउडरिस फॉर्म में रहता है, बहुत ज्यादा चिकना होता है। अपने को ग्रेफाइट को जो है वो याद रख लेना, इसके क्रिस्टल नहीं होते हैं, ये पाउडर होता है, चिकना पाउडर। तो ग्रेफाइट का यूज लगभग ही किसमें होता है, स्नेहक के रूप में ही होता है। ये तेल वगैरह से ज्यादा बढ़िया काम करता है, क्योंकि ये शुष्क स्नेहक है। तेल वगैरह या फिर आप जो लिक्विड स्नेहक यूज करोगे ना, आपने बाइक वगैरह में देखी होंगी ये चीजें, जब अपन लिक्विड स्नेहक यूज करते हैं तो उनपे डस्ट पार्टिकल ज्यादा आके चिपकते हैं, और थोड़े टाइम बाद में फ्रिक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, घर्षण बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप ड्राई स्नेहक यूज कर रहे हो, शुष्क स्नेहक यूज कर रहे हो, आप ड्राई लुब्रिकेंट यूज कर रहे हो, तो ये लुब्रिकेंट कभी भी अदर डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ नहीं लाएगा, यानी जो घर्षण है वो हमेशा कम ही रहेगा। अब भारी मशीनरी में बार बार साफ करने थोड़ी ना बैठेंगे चेनों वेनों को, तो वहां अपन किसका यूज करते हैं, ड्राई लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, यानी आप किसका यूज कर रहे हो, ग्रेफाइट का। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक क्या है? अगर अपन को तो 100 डिग्री ही याद है, तो अपन क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे, जो अपन ने एक क्लास पहले पढ़ा था कि आप फ़ारेनहाइट को कर सकते हो, आप सेंटीग्रेड को कर सकते हो फ़ारेनहाइट में यूज। अपन ने जल का, तो जल का क्वथनांक सेंटीग्रेड में कितना होता है, 100 होता है। यहाँ पे 100 रख देना या सेंटीग्रेड वैल्यू रख देनी है, गुणा 9/5 प्लस क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब इसमें से आप आराम से निकालोगे, जब निकालोगे तो कंप्लीट आपके पास में कौन सा आंसर आ जाएगा, 212। सोल्व करने के बाद में आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला अपन ने कौन सा यूज किया है, ये वाला फॉर्मूला आपने यूज किया है डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए। बेसिक फॉर्मूला नहीं भी याद है तो फॉर्मूला से आप लोग कर सकते हो ना। नेक्स्ट, सोडियम का लैटिन नाम क्या है?
सोडियम का लेटिन नाम क्या है? सोडियम को Na से लिखते हैं, आपको पता है, बोलते सोडियम है, लिखते क्या है? Na से कौन सा नाम आ गया? नेट्रियम। तो इसका जो लेटिन नाम है वो क्या हो जाएगा? नेट्रियम। देखो किसी भी चीज का आपको लेटिन नाम पूछे ना, तब आपको उसका सिंबल पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको कहूं कि लेड का लेटिन नाम बताओ, आपको पता होना चाहिए लेड को अपन लोग क्या बोलते हैं? पीबी। फिर आपको चारों ऑप्शन देखने की पीबी से मिलकर क्या बना हुआ है, तो इसका क्या नाम हो जाता है? इसका नाम प्लम बम होता है। क्या होता है? प्लम बम नाम होता है। तो पीबी दोनों शामिल हो रहे ना। लेटिन नाम कभी भी याद नहीं करने, अगर आपको सिंबल याद है ना तो लेटिन नाम याद करने में अपना टाइम वेस्ट मत करना, सिंबल से मिलता जुलता नाम आपको ढूंढ लेना है। जैसे अर्जेंटम, अर्जेंटम में ए आ रहा है, जी आ रहा है, अपन एजी को बोलते क्या है? अपन एजी को बोलते हैं चांदी, चांदी का नाम क्या होता है? अर्जेंटम। आप स्टेनम की बात करो, एस एन, एस एन को अपन बोल क्या देते हैं? टिन, लेकिन टिन का नाम एस एन स्टेनम होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए टिन का लेटिन नाम क्या है, तो अगर आपको एस एन पता है आप स्टेनम ढूंढ सकते हो। ओरम, ए यू, ए यू किसके लिए होता है? सोने के लिए होता है। किसके लिए होता है? सोना। तो कभी भी टेंशन नहीं लेनी है लेटिन नाम की, आपको बस सिंबल पता होने चाहिए, है ना। चलो 32 नंबर वाले का आंसर ये है ना, नेट्रियम आंसर है भैया इसका। चलो हाँ, एस एन वाई सबका सही है, ये आप चीज याद रखना, आप इसको याद नहीं करोगे। 32 नंबर में क्या क्या लिख रहे हो आप? ये 32 नंबर चल रहा है, थोड़ा तो दिमाग काम कर रहा है आपका। रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप आपकी जो एड्रिनल ग्रंथि है उसमें से एड्रिनलिन, एड्रिनलिन, इसको मिनरेलोकार्टिकोइड, मिनरेलोकार्टिकोइड, कार्टिकोइड बोला जाता है। जब अपना ब्लड प्रेशर कम होगा तो मिनरेलोकार्टिकोइड स्रावित होगा, अपनी किडनी तक जाएगा और सोडियम का वापस क्या करेगा? सोडियम का अवशोषण बढ़ाएगा। सोडियम का अवशोषण क्या करेगा? बढ़ाएगा। सोडियम ब्लड में आएगा, आपको पता है आयन ब्लड में आते हैं, आयन ब्लड में आते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। मिनरेलोकार्टिकोइड है, सोडियम के अवशोषण को बढ़ाता है। अगर आप कहो तो दूरस्थ कुंडलित नलिका यानी डीसीटी पे ये क्या करता है? काम करता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका से सोडियम का अवशोषण ये बढ़ा लेता है। तो ये सिंपल सी चीज है, यहाँ पे कवर होगी। थाइमस थायराइड अपन इसी क्लास में पहले देख चुके हैं। आपका आंसर क्या चला जाएगा? एड्रिनल ग्रंथि चला जाएगा। बस आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, टीका लगाने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है? आपको वैक्सीनेशन दिया, आपको क्या दिया? वीक बैक्टीरिया दिया या फिर कोई और वीक चीज। जैसे अगर मैं कहूं अपन को भी कोरोना का टीका लगा था ना, तो उसमें क्या होता है? वीक किए हुए कोरोना वायरस ही अपन को दे दिए थे, उनको कमजोर किया गया था लैब में, फिर अपन को दे दिया। अपनी बॉडी ने उनके लिए क्या दिखाया? रेस्पॉन्स दिखाया और क्या बना लिए? एंटीबॉडीज बना लिए। एंटीबॉडीज बनाने के साथ में क्या बना ली? मेमोरी बना ली, या फिर क्या बना ली? याददाश्त बना ली। यानी अब जब भी कोरोना का कोई सा भी वेरिएंट आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी बॉडी को पता है कि पहले कोरोना आ चुका है और ये तुरंत क्या करेगी? प्रतिक्रिया दिखाएगी। तो एक तो एंटीबॉडी बनती है, उसके साथ में उस वायरस की, उस बैक्टीरिया की क्या बन जाती है? याददाश्त बन जाती है अपनी बॉडी में। टी मेमोरी सेल में ये याददाश्त बनती है जो लंबे टाइम तक चलती है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाणु नहीं है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, ई कोलाई आंत में पाया जाने वाला है, साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड जो कोज करता है, आगे टाइफी लगा दूं तो जो टाइफाइड कोज करता है। तीनों जीवाणु है, H1N1 स्वाइन फ्लू का वायरस है। बस सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? अपन ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, बट वहां पे क्वेश्चन चेंज था। प्रबलता का मतलब या तो ध्वनि तेज है या फिर ध्वनि कैसी है? धीरे है। ये चीज किस पे निर्भर करती है? तो अगर आयाम ज्यादा होगा तो ध्वनि क्या है? तेज है। आयाम कम होगा तो ध्वनि क्या है? मंद है। तो यहाँ पे किस पे निर्भर करती है? प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। जबकि आप बात करो तारत्व की, तारत्व का मतलब भारी आवाज और तीखी आवाज, इसको अपन तारत्व में काउंट करते हैं। ये किस पर निर्भर करता है? तारत्व हमेशा आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व हमेशा आवृत्ति पर। और अगर आप प्रबलता कम ज्यादा की बात करो तो वो किस पर निर्भर करता है? आयाम पर। ये चीज आपको याद रख लेनी है। लगभग लोगों का आंसर सही आ रहा है, कुछ आवृत्ति भी आंसर कर रहे हैं, वो तारत्व के लिए होता है। प्रबलता का मतलब या तो तेज है या तो कैसी है? धीमी है। वो आयाम पर निर्भर करता है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है? पसीना जो होता है, अगर अपन कहें अपन होम्योस्टेसिस में रहते हैं, यानी अपन अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या रखते हैं? मेंटेन करके रखते हैं। आप ना उससे ज्यादा करोगे 37 से, ना 37 से कम चाहते हो, तो आप एक चीज नोट करोगे, गर्मियों में पसीना ज्यादा आता है, सर्दियों में तो 2-4 दिन नहाओ नहीं तो किसी को पता ही नहीं चलता है। गर्मियों में एक दिन में, आधे दिन में ही पता चल जाता है। उसका रीजन क्या है? गर्मी में बाहर गर्मी ज्यादा है, अपन को बॉडी को कैसा रखना? ठंडा। तो ठंडा रखने के लिए पसीना ज्यादा आएगा और पसीने की बेड ओडोर भी साथ में आएगी, क्योंकि इस पसीने में यूरिया, यूरिक एसिड, ये भी क्या होते हैं? एड होते हैं, उनकी वजह से उसकी क्या रहती है? स्मेल रहती है। तो मोस्टली इसका काम क्या रहता है? तापमान का नियंत्रण करना, शरीर की सतह को क्या रखता है? ये ठंडा ठंडा करके रखने का काम करता है। बस विष पदार्थ निकलते हैं, लेकिन ये प्राइमरी वर्क नहीं है। पसीना आएगा तो साथ में निकल जाएंगे, वरना वह अंदर है। चलो आगे, पृथ्वी के किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है? अगर आप पृथ्वी को देखो तो गुरुत्वीय त्वरण अपन पहले कर चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा? केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होगा, G=0 होगा। इधर देखें तो जो R है वो क्या होगी? ज्यादा। इधर देखें तो जो R है वो क्या होगी? कम। ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? Gm/r²। यहाँ पे देखो, जहाँ पे R ज्यादा है वहां पे ग्रेविटी कम लगेगी, जहाँ पे R कम है वहां पे ग्रेविटी ज्यादा लगेगी। तो पोल पे भार जो होगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। और अगर भूमध्य रेखा पर बात करें तो भार कैसा होगा? मिनिमम होगा। ये चीज अपन को पता है, केंद्र पर आंसर कर देंगे। दोबारा बता दिया है, अगर कुछ को नहीं पता है तो दोबारा बता दिया है। आगे,
शरीर का निर्माण करने वाला स्रोत है। आपको पता है मोस्ट पार्ट अपनी बॉडी का पानी से बना हुआ होता है, पानी के बाद में प्रोटीन और फैट आते हैं। तो अगर अपन बात करें तो बॉडी का निर्माण करने में अगर पानी के बाद में किसी दूसरी चीज को देखते हैं तो अपन किसको देखते हैं? प्रोटीन को देखते हैं। अपना आंसर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। मसल्स जो होती है वो अपनी बॉडी का सबसे ज्यादा निर्माण करने में क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। तो शरीर का निर्माण प्रोटीन से। आज का लास्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.9 दे दे या 21% दे दे, जो भी दे दे। 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड की है, 78% आपको तो नाइट्रोजन की है, आर्गन लगभग 0.9% या 1% के आसपास रहता है। आज 40 ही क्वेश्चन है। आज की क्लास यहीं पे आपकी जो है वो कवर हो जाती है। अपन आज इतना ही पढ़ेंगे। एक अनाउंसमेंट और करनी है, ये जो क्लास थी आज मेरी लास्ट क्लास थी और अपना ये जो साइंस का मैं जो सिलेबस कवर करवा रही थी वो इतना ही रहेगा। कल से आपकी क्लास रहेगी, डीएस सर आपकी क्लास लेंगे। तो अपनी लास्ट क्लास पे एक बार फिर से आप लोगों को थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।